अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। स्मृति उपाध्याय बच्ची यहीं शहादतगंज थी, इसने लिखा था। पहले मैं उसको अप्रिशिएट कर दूं कि ये पंक्तियाँ इस बच्चे के ऊपर लागू होती हैं 2022 में। अभी इनका पहला अटेम्प्ट है, अभी ये शैशव अवस्था में कह सकते हैं आप कंपटीशन की। हालांकि एकेडमिक तो पूरा कर चुके हैं, इंटर आप ग्रेजुएशन अभी हुआ बेटे का। और शशांक सिंह शहादतगंज, अभी इनका पोस्टल असिस्टेंट पर CGL 2022 का भी रिजल्ट आया है, इसमें आपका चयन हुआ है। ढेर सारी शुभकामना बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा शशांक नाम ही अपने में काफ़ी है, इसका मतलब बताइए क्या होता है? जी शशांक का नाम होता है चंद्रमा होता है या फिर चाँद उसके हम कहेंगे। तो शशांक नाम का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा होता है। अच्छा ये बताइए आपका पारिवारिक परिवेश अपना बताइए। जी परिवार में जैसे पापा हैं तो ये वकील हैं और फिर मम्मी हाउसवाइफ हैं। हमारे 2 भाई हैं, बड़े भाई हैं। मैं अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा हूँ। इस तरह कभी आपने ग्रेजुएशन, अभी आपका ग्रेजुएशन 2022 में ही कंप्लीट हुआ और 2022 में ही आपने चयन ले लिया। अभी पहला मतलब आपको कोई जर्नी भी नहीं, आप जर्नी तो पूछा ही नहीं जा सकता है आपको, एकेडमिक जर्नी तो पूछ सकते हैं। एकेडमिक जरा बताइए अपनी जर्नी। जी प्रारंभिक शिक्षा जो कक्षा 8 तक थी, जो कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा थी वो हमारे गांव के एक स्कूल में हुई थी। फिर प्रज्ञा इंटर कॉलेज है रामनगर धौरारा गांव में, तो वहां से हुई थी। उसके बाद फिर 9th से 12th तक हमने गांव के थोड़ी दूर पे 3 से 4 किलोमीटर पर चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज, तो वहाँ से हमने इंटर तक की पढ़ाई पूरी की है। तो उसके बाद इंटर के बाद हमने यहाँ साके से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये CGL का मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो उसमें पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है हमें। आपका इंटरमीडिएट कौन था, साइंस था आर्ट था? मेरा साइंस बैकग्राउंड से था, साइंस स्ट्रीम हमने लिया था। साइंस PCM था कि PCM था मेरा, PCM से हमने किया था 12th। उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएशन की थी। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से BA था BSc था? ग्रेजुएशन में हमने BA लिया था, जिसमें जियोग्राफी और मिलिट्री साइंस और पॉलिटिकल साइंस हमने लिया था। फिर लास्ट में मिलिट्री साइंस को छोड़ दिया था। अच्छा आपने कोचिंग नहीं किया? आजकल एक कोचिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कोचिंग की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं, जैसे जब हमने सिलेबस देखा था तो उसके बाद हमने 1-2 मॉक टेस्ट दिया, तो सिलेबस देख के हमें लगा कि हाँ अपने आप से कर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग अगर जाते हैं तो वहाँ पर वो स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, जो चीज़ हमें आता है तो उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा और 8 से 9 महीना ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में कोशिश था कि करेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि हम यूट्यूब से करते हैं और जो टॉपिक हमें नहीं आता उसको सर्च करते थे, फिर उससे पढ़ते हुए नोट्स बनाते थे प्रॉपर, फिर बार बार रिवाइज करके और बुक से करते हुए किए हैं। क्योंकि कोचिंग में टाइम जाता, फिर आने जाने का भी समय जाता है, तो इसीलिए उससे समय बच जाता है ऑनलाइन से और प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि जैसे आपका पढ़ने में कैसे रहे हैं आप स्टूडेंट, पहले आपका जो एजुकेशनल जर्नी रही उसमें? तो नहीं, इंटर तक तो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। कितना था परसेंट? हाँ, हाई स्कूल में मेरा 77 ही था और इंटर में और भी घट गया था, 61% था। बट उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आए तो उसके बाद थोड़ा सीरियस होते गए पढ़ाई को लेकर। फिर ग्रेजुएशन में भी मेहनत करते थे और इधर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद CGL में भी मेहनत की और पोस्टल असिस्टेंट मिल गई इस बार। तो इंटर तक तो 61% ही आया था इंटर में। आप कह सकते हैं अभी दूध के दांत टूटे हैं। अभी इंटर हुआ है, इंटर अभी ग्रेजुएशन के बाद 2022 के बाद 2 साल तक बच्चे समझने में लगता है कंपटीशन है क्या चीज़। बच्चों को हम बताते हैं कि बेटा वो एकेडमिक आपका नहीं है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं, 50 का 1 नंबर हो सकता है, लेकिन कंपटीशन एक अलग चीज़ है। लेकिन बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले से ही प्रिपेयर थे। और ये बताएं कि आज के समय में कंपटीशन की तैयारी करने कब से आपके अंदर ये अवेयरनेस आ गई कि हमको सरकारी सेवा में जाना चाहिए? जैसे इंटर तक की पढ़ने में तो उतने अच्छे थे नहीं, बट जब ग्रेजुएशन आया तब ये मन में था कि हाँ अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बचपन जो था वो ख़त्म हो चुका था और अब काम करना यानी कुछ तो करना ही था आगे। तो फिर इसीलिए फिर थोड़ा सीरियस होते गए। उसके बाद फिर जब उस समय CGL का रिजल्ट आया था तो उन टॉपर्स को हमने देखा था, तो फिर हमारे अंदर भी आया था कि हम भी CGL की तैयारी कर सकते हैं, सिलेबस उन्होंने जो बताया। तो फिर उन्हें लोग थोड़ा मोटिवेशन मिला यूट्यूब से उन लोग का वीडियो देख के। उसके बाद फिर हमने भी सोचा, फिर अपना प्लान बनाया, प्रॉपर स्टडी प्लान, फिर कैसे कैसे आगे बढ़ना है, फिर करते गए और थोड़ा दिक्कत आया, फिर होते भी गया। अच्छा ये बताओगे क्योंकि शुरुआत में पूछना चाहिए, जब फैमिली का रिएक्शन क्या था, आपके फ्रेंड का रिएक्शन क्या था, क्या इस तरह के रिजल्ट आएगा, ये आपको लग रहा था, उम्मीद थी आपको?
नहीं, परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्हें विश्वास भी था कि हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत लगातार कर रहे थे और लग रहा था कि हो सकता है। और जब रिजल्ट आया है तो हाँ, कुछ दोस्त थे जो पहले लगता था कि उन्हें साथ नहीं हो सकता है, बट परिवार वालों को पूरा विश्वास था कि हाँ हो जाएगा। तो फिर पापा मम्मी सबने बहुत सपोर्ट किया, भाई ने सबने बहुत सपोर्ट किया। तो इस वजह से लग रहा था हो जाएगा। और फिर जब आया है तो उसके बाद परिवार वाले तो खुश होंगे ही सारे, उसके बाद जो दोस्त लोग नहीं भी बोलते तो वो सारे बहुत ही खुश हैं, जिससे बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई थी, सारे बहुत खुश हैं अब। प्री और मेंस 2 फेज़ होता है आपके यहाँ। अब तो इंटरव्यू जैसा कुछ है नहीं, पहले था, शायद पहले था, लेकिन अब नहीं है। प्री और मेंस की आपने कैसे कैसे स्ट्रेटजी अलग अलग बनाई आपने? तो नहीं, जैसे इसका प्री और मेंस का सिलेबस एक होता है, क्योंकि प्री में भी चारों वही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। और अब मेंस में भी हो गए हैं। पहले मेंस में अलग थे, सिर्फ 2 ही थे, इंग्लिश, मैथ, बट अब चारों आ गए हैं। तो एक ही साथ में आपको तैयारी करनी है, ये नहीं कि प्री को हम पहले कम करेंगे उसके बाद मेंस में हम जाके ज़्यादा करेंगे। तो मेंस तक की लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि प्री निकाल भी लेंगे फिर मेंस नहीं निकलेगा तो फ़ायदा नहीं है। इसीलिए एकदम अपना कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, फिर एकदम अच्छे से उसको करना है, चाहे मैथ हो चाहे इंग्लिश हो। जहाँ पर भी दिक्कत है यूट्यूब पे देख लेते थे, प्रॉपर नोट्स बनाना है जिससे हम रिवाइज कर पाएँ बार बार। तो अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़े तो कोचिंग ले सकते हैं, बट अपने आप को देखें, अगर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है तो कोचिंग की ज़रूरत आपको नहीं है तो ना लें आप, सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है। डिजिटल गैजेट्स इतने आ गए हैं मार्केट में कि अब इस समय कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते उसमें आप डिफाइन कर सकें क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है। ये चीज़ें बच्चे के कहने का मतलब ये है। बेटा ये बताओ कि आपने बुक्स क्या फॉलो की मेंस के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए जो है अलग अलग आपने बुक्स क्या फॉलो किया था? तो जैसे जब तैयारी स्टार्ट किए हैं तो इसका हम देखें कि 2-3 साल का हम प्रीवियस ईयर का पहले क्वेश्चन देखे, सेट कैसा आ रहा था। तो पता चला कि इसमें पुराने जो पिछले साल में पूछे गए हैं तो मैक्सिमम वही सवाल होते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को बेस बनाए थे। तो प्रीवियस ईयर की मैथ की भी बुक ली थी, इंग्लिश की भी बुक ली थी और जीएस की भी ली थी। तो अगर जैसे मैथ में बात करें तो मैथ में हमने कोई भी प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, लेकिन हमने पिनेकल ली थी क्योंकि उसमें पिनेकल आई थी। तो उसमें टीसीएस के सारे क्वेश्चन थे पिछले 4 से 5 साल के। तो आपको अगर मैथ अच्छी करनी है तो पहले तो कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा कर लें, उसके बाद नोट्स बना के तैयार करते रहें। उसके बाद पिछले 4-5 साल के पेपर को अच्छे से करना है, जितनी मैक्सिमम टाइम आप कर पाएँ, 4 बार 5 बार उसको अच्छे से करना है। और फिर इंग्लिश में भी आपको यही करनी है। तो इंग्लिश में अब जैसे वोकेबलरी उसमें याद करनी होती है, तो वोकेबलरी के लिए आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं या फिर बहुत सारे बुक आते हैं। तो हमने एक पीडीएफ ऐसे रैंडम कहीं गूगल से डाउनलोड कर लिया था, उसे प्रिंट करा लिया था। और फिर ग्रामर के लिए एक नीतू मैम वॉल्यूम 1 बुक है, उसको यानी वो समझ जाइए बहुत अच्छी किताब है, तो सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, वो इनफ है। उसके अलावा इंग्लिश में कोई बुक पढ़नी भी नहीं है, वो बहुत अच्छी किताब है। ये 2 बुक करनी है। और उसके बाद रीजनिंग अपने आप ही हो जाते हैं। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक फॉलो नहीं की थी हमने, टेस्ट देते गए, होता गया। जो टॉपिक में दिक्कत आई गूगल या यूट्यूब का सहारा लिया, हो गया था। और फिर जीएस को लूसेंट और प्रीवियस ईयर करना है। प्रीवियस ईयर को बेस बना के अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको उन सबसे बचना है, अवॉइड करनी है, नहीं फिर टाइम निकल जाएगा, आप कर भी नहीं पाएंगे। तो आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है। तो इसलिए यूट्यूब से पढ़ने में यही सारी दिक्कत है कि आप ध्यान भंग हो सकता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। तो इसलिए आपको उन्हीं सोर्स को फॉलो करना है जो एसएससी के लिए जेन्युइन है एकदम, तो हो जाता है आराम से। मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रही? नहीं, मॉक टेस्ट तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे ना आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कौन से पॉइंट कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी स्पीड भी बहुत बढ़ेगी। और मैथ का कौन सा टॉपिक आप बार बार गलत कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन करें कि ये टॉपिक गलत हो रहा है, फिर उसको किसी और टीचर से पढ़ें, एक से ना समझ में 2 से, लेकिन छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। और ना ही एक टेस्ट देने के बाद आपको दूसरा देना है जब तक आप वो टॉपिक नहीं कवर कर लेते हैं, क्योंकि नहीं फिर आप आगे बार बार गलती करेंगे और नंबर वहीं पर रुका रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एनालिसिस मॉक का बहुत ज़रूरी होता है बाद में, तो इसलिए एनालिसिस करें, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए प्रॉपर एक नोट बनाएं, उसमें नोट डाउन करें, उसको वीकली रिवाइज करते रहें, जिससे वो कभी गलत ना हो जो एक बार गलत हो गया। एग्ज़ाम हॉल में क्या, एग्ज़ाम हॉल में पेशेंस एक बहुत काउंट करता है। टेक्निक होती है कि आपको पेपर सॉल्व करने की, आपको बहुत कुछ आता हो, आप कुछ न कर पाएँ वो भी बेकार होता। एग्ज़ाम हॉल की टेक्निक आप क्या अपनाई, ये बताइए। हाँ, नहीं, एग्ज़ाम में जैसे होता है कि कभी कभी बच्चों को समय कम पड़ जाता है या फिर घबरा जाते हैं। तो हम जब गए थे तो एक तो समय से पहले पहुंच जाना है और जाके अंदर बैठ जाना है। उसके बाद 15 मिनट पहले मुंह धुल के एकदम अच्छे से फ्रेश हो जाना है। तो उसके बाद फिर थोड़ा लंबी सांस लिए ताकि घबराहट ना हो, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर था। तो उसके बाद फिर जब स्टार्ट किए तो हम पहले से माइंड में बना, पानी वानी ले गए थे नहीं?
नहीं, पानी वहीं पी लिए थे, ले नहीं गए थे। नहीं, कुछ लोग घर से ले जाते हैं। घर से ले जा सकते हैं तो वो भी ठीक है, बीच में पी सकते हैं, लेकिन हम ले नहीं गए थे। तो फिर इसमें जब स्टार्ट करें तो पहले से आपका प्लान होना चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक पहले करना है। वहाँ पे जाके ये नहीं कि अगर रीजनिंग खुल गया तो हम सॉल्व करने लग गए। तो पहले मेरा था कि पहले इंग्लिश हमें करना है, 5 से 7 मिनट में इंग्लिश में कर लेना है, फिर 3 से 4 मिनट में जीएस, और फिर रीजनिंग करते थे और फिर मैथ। तो ये भी होता है, और इसमें ये होता है कि स्किप करना है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा उस पर हम टाइम नहीं दे सकते कि 1.5 मिनट दे दिए उसके बाद छोड़ दिए। नहीं आता है तो अभी हम छोड़ेंगे, बाद में आके देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग में यही सब दिक्कत आती है कि हम छोड़ नहीं पाते हैं, स्किप नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक हम उठा लेते हैं। आपको पहले से प्लान करना है कि आप कौन सी टॉपिक करनी है। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने मैक्सिमम मॉक टेस्ट हो पाएँ, जब 40% सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट खूब दें, डेली दें। एक बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, चूँकि ये बच्चों से पूछा जाता है, कंप्यूटर से नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आप अभी शुरुआत किए हैं, अभी आपके अंदर सारे सिम्टम्स कंपटीशन हो, अभी तो आप शुरुआत किए, अभी अब तो आपने ट्रैक पकड़ लिया, अब हर साल आपको सिलेक्शन होना, हमें उम्मीद ऐसी लग रही है। ये बताइए कै घंटा पढ़ते थे, इसको लोग जानना चाहते हैं। जी, कोई घंटा तो नहीं फिक्स था। हम ये अपना नहीं, सुबह उठते थे तो मन में एक टारगेट होता था कि आज हमें ये टॉपिक ख़त्म करना है, मैथ का अगर ये टॉपिक उठाएं तो इसको ख़त्म करना है और ये वीडियो देखना है। तो बट अगर 1 घंटे की बात करते हैं तो 8 से 10 घंटे सफिशेंट होंगे, बट एग्ज़ाम के समय में ये 12 से 13 घंटे तक भी जाते थे। तो 8 से 10 घंटा अगर एवरेज बच्चा यानी पढ़ रहा है 1 साल या फिर 8-9 महीना पढ़ता है तो कोई ना कोई अच्छी पोस्ट पा सकता है। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे पूछे जो कि सफलता आपको तुरंत मिल गई, बहुत लंबा संघर्ष भी नहीं करा कि आपको ये भी पूछें कि भैया कहाँ कहाँ कमी रह गई थी, ये सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बस एक चीज़ बता दीजिए कि जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, सरकारी नौकरी सब लोग चाहते हैं लेकिन मिलती कुछ ही लोगों को है। भाई लाख आप फार्म भरे तो मुश्किल से 400-500 पद पोस्ट होते हैं, तो कभी प्लान आज के समय में क्या ज़रूरी लेकर चलना लोगों को? हाँ, ये देख सकते हैं कि जैसे कुछ लोग जैसे डिमोटिवेट होते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो पहले तो वो अपने आप को देखें, अगर उन्हें लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं तो करते रहें। बस वो डिमोटिवेट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका ध्यान भंग होता है। तो अगर उनको कोचिंग चाहिए तो कर सकते हैं, बट जैसे आते हैं तो वो फेसबुक भी चलाएंगे, इंस्टा भी चलाएंगे, तो ध्यान भंग होगा भी। फिर एग्ज़ाम जब नहीं निकलता है तो फिर डिमोटिवेट तो होंगे, लाजमी है। तो इसीलिए पहले ये सब दूर रहें, सारे सोशल मीडिया से दूर रहें। व्हाट्सएप अगर रखना है तो रख सकते हैं, सारे चीज़ से दूर रहें और प्रॉपर मेहनत करते रहें। ऐसा कुछ भी नहीं एसएससी में कि नहीं हो सकता, पहले अटेम्प्ट में किया जा सकता है बड़े आसानी से। अगर 8 से 9 महीना लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार उसमें ज़्यादा मस्ती नहीं करते हैं, ज़्यादा खेलते कूदते नहीं हैं कि छुट्टी मार रहे हैं, तो फिर 9-10 महीने में आप प्रॉपर कर सकते हैं। जी जी। एक मैसेज अंत में आप शशांक जी दे दीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, तो यही कहेंगे कि जैसे अगर आप अभी भी पढ़ने में सीरियस नहीं है तो आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाए, क्योंकि अब तो कुछ करना ही है। क्योंकि इस समय में अगर जॉब नहीं रहेगी तो फिर उतना आप उतने अच्छे से नहीं रह सकते हैं। और आपके पास यानी प्राइवेट में जॉब करने का ऑप्शन तो है, बट पहले आप इसमें ट्राई कीजिए। हो सकता है 2 से 3 साल आपको लग जाए, पहले साल में ना हो, बट 2-3 साल जैसे आप कर लेंगे उसके बाद आपको पता चल रहा है कि अगर हम बार बार कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उतना, या फिर कोई और भी समस्या है, तो आप 3 से 4 साल देख लीजिए। उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं कि हाँ हमें प्राइवेट करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसके पीछे नहीं वेस्ट कर सकते हैं। आप हाँ 5 साल 4 साल दे सकते हैं, उसके बाद आपको स्विच कर सकते हैं, प्लान बी आप कर सकते हैं। बट पहले प्लान आपका ए होना चाहिए और पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। इसके साथ में कोई बी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरा एग्ज़ाम भी ट्राई करेंगे। एक पे अगर फोकस आएंगे तो 1 साल में आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। ढेर सारी शुभकामना आपको शशांक जी, आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आपके पिताजी बैठे हैं, थोड़ा बात करना चाहूँगा। सर, आप वकालत पेशे में हैं और एक अधिवक्ता के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत दी, परिवार को समय आपने दिया। आमतौर पे देखा जाता है कि प्रोफेशन लोगों का हावी होता है। जो दरोगा होता है वो फील्ड में रहते रहते कहीं कुछ अंश उसके घर पर भी आ जाते हैं। आपने फिर भी इतना अच्छा माहौल दिया बच्चों को, एजुकेशन का अच्छा माहौल दिया, कैसे आप ऐसे सब बन पाया? सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आपको, बच्चा सफल हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं आप? दूसरा क्वेश्चन उसी बात दे दीजिएगा। एक्चुअल में ऐसा है कि हमारे फादर जो हैं वो ITI में प्रिंसिपल रहे, तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान शुरू से था। हम लोगों को भी मोटिव किए कि शिक्षा ही ज़रूरी है। वैसे हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, खेती भी पर्याप्त है, लेकिन पिताजी ने कहा कि खेती अपनी जगह पर है और शिक्षा अपनी जगह पर है। शिक्षा करने से ही आदमी व्यक्ति का जो है वो बदल जाता है, रहन सहन, उठना बैठना, और उनके आने वाले जो बच्चे हैं वो भी आपको देखकर वही आगे करेंगे। तो
इस सब को देखते हुए मैं पेशे से तो अधिवक्ता हूँ और हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को यही बता दिया है कि तो एक लक्ष्य मान लो कि हमें सर्विस करनी है, चाहे जिस भी तरीके से हमको उसको लेनी है, तो सब कुछ भूल जाना है कि रिश्तेदारी जाना है, न्योता जाना है, ये सब भूल जाइए जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके पास चारों तरफ से लोग आएंगे, पूछेंगे, सब कुछ बधाई भी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक विचार ऐसा रखना है कि हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम उसी हिसाब से अपने को ढालें और घर का वातावरण, माहौल शांति से रखें और बच्चों को मोटिवेट करें। मेन चीज़ ये है, क्योंकि अगर घर का वातावरण नहीं ठीक रहेगा तो बच्चे भी पढ़ने में नहीं रहेंगे। घर में शोर भी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के जो भी मेंबर डांटना नहीं चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने से वो बच्चे का जो है मनोबल बढ़ता है और जहाँ पर वो बच्चे वो करें, थोड़ा सा वीक पॉइंट हो तो उससे पूछो कि कहाँ पर तुम्हारी कमजोरी है, उस कमजोरी पर उनका फोकस दिलाओ और कहो कि अपने जो कमियाँ हैं उसको ढूंढो। अच्छाइयाँ तो है तो अंदर में है, लेकिन बुराइयाँ अगर जो कमियाँ हैं उसको आप इंगित करके उससे दूर करें तो ऑटोमेटिक जो है आपको सफलता मिल जाएगी। आपका कुछ क्वेश्चन हमको काउंटर नहीं करना पड़ा आपकी भाषा में, जैसे वकालत की भाषा में आपने सब कुछ बोल दिया। लग रहा था कि मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे। चलिए, बड़ी खुशी की बात। स्पेशली अधिवक्ताओं के सामने ये समस्या है कि कचहरी तो रहती ही रहती है, साथ घर में भी कचहरी हो जाती है। जितने आपके क्लाइंट हैं, मिलने जुलने वाले जितने रहते हैं, नहीं भी होते हैं, जितना वर्क कचहरी में होता है उससे कम वर्क घर नहीं होता है। इसमें आपने जो है टाइम मैनेजमेंट किया और सब लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस तरह से आपने मैनेज किया। समाज को आप बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। ढेर सारी शुभकामना, आगे बढ़े बेटा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।